अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 6 MFA स्प्रिंग 23 का पास्ट पेपर हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए कवर किया। अब मूव होते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखते हैं स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ने क्या क्या चीज़ टेस्ट की और उसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कितना को औखा पार्ट था स्प्रिंग 23 का पार्ट बी। जी, 3 एरियाज़ फाइनेंशियल के एरिया से पार्ट बी में एग्जामिनर मस्ट टेस्ट कर रहे हैं। एक एनपीवी प्रोजेक्ट अप्रेजल मस्ट क्वेश्चन आ रहा है, पिछली तीनों अटैम्प्ट्स में आया है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 11 मस्ट टेस्ट हो रहा है। फॉरेक्स मस्ट टेस्ट हो रहा है। पिछली 3 अटैम्प्ट में बजटिंग सिर्फ 1 दफ़ा टेस्ट हुआ है, वर्किंग कैपिटल 2 दफ़ा टेस्ट हुआ है। दिस मीन आगे आने वाली अटैम्प्ट्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मस्ट, फॉरेक्स मस्ट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मस्ट, बजटिंग भी अब हो जाएगा मस्ट। क्यों? उसकी वेटेज बढ़ गई है। पहले बजटिंग के एरिया की वेटेज कम होती थी, इसलिए बजटिंग पिछली 3 अटैम्प्ट में 2 दफ़ा इग्नोर हुआ। अब वेटेज बढ़ाने का मकसद ये है कि बजटिंग के ऊपर एक तगड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर सके। जी, सेक्शन बी की तरफ अगर हम जाएँ, स्प्रिंग 23 के पेपर के सेक्शन बी की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जामिनर ने टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स के लिए? 15 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन था जो पेपर पास फेल डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। बाय यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV, रिकमेंड वेदर CM शुड लॉन्च द न्यू स्मार्ट वॉच। मीन प्रोजेक्ट है स्मार्ट वॉच का, कंपनी ये लॉन्च करे या ना करे। ओबियसली NPV पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे लॉन्च करे, NPV नेगेटिव होगी तो लॉन्च ना करे। एंड पे ये डिसीजन लाजमी देना है, इसका एक नंबर होता है। प्लीज़, अक्सर स्टूडेंट सिर्फ NPV कैलकुलेट करते हो, बात जी बल्ले बल्ले ख़त्म हो गया बात नहीं, डिसीजन भी देना है भाई। उसने मांगा क्या है, रिक्वायरमेंट समझो। एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। और सारे के सारे कैश फ्लोज जो है वो एंड ऑफ ईच ईयर हैं। जी आए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, Chirag Mobile CM produces and sells smart mobile accessories. It is planning to introduce a low price smart watch for the local market. कंपनी क्या करने जा रही है जी? स्मार्ट वॉच बनाने जा रही है, प्रोजेक्ट है। Following information has been gathered in this respect. क्या इंफॉर्मेशन है जी? नंबर 1, research and development team incurred an amount of rupees 0.5 million on market and product research. 5 मिलियन प्रोडक्ट रिसर्च पे लग चुका है। क्या ख्याल है? However, only 2 million was paid. 2 मिलियन पे हुआ है as an advance and the remaining amount is due for payment in 2 months time. और बाकी 2 months टाइम में देना है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हमने पढ़ा हुआ है कहीं पे रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट के अंदर। ये क्या है? इरेलेवेंट। क्यों? कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड, संक कॉस्ट है, इसका हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? इग्नोरेबल थिंग है। क्या ख्याल है? सिंपली इग्नोर कर दो या बीच में कहीं पे रिसर्च कॉस्ट लिख के आगे लिख दो इग्नोरेबल। तो ये तो पार्ट 1 गया पार्ट में। जी, पार्ट 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्ट वॉच वुड बी 250 मिलियन रुपीज़। 250 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ईयर 0 में आप एज ए नेगेटिव फिगर लेते हो। क्या ख्याल है? इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट, प्लांट लगाना है इसे। द एसेट, the plant would be partially financed through a loan of rupees 100 million at an interest rate of 18% per annum. जी, प्लांट 100 मिलियन का लोन लेके इसके ऊपर 18% इंटरेस्ट होगा। The interest would be payable annually and the principal amount would have to be repaid at the end of 5th year. तो क्या हमने पढ़ा था? इसे इग्नोर करना है, लोन को भी, इंटरेस्ट को भी, शेयर इशू को भी। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? इग्नोरेबल थिंग है। सिर्फ इसमें काम की चीज़ क्या है? 250 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने ईयर 0 में लेनी है एज ए आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। बाकी लोन को भी इग्नोर करना है, इंटरेस्ट को भी इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड होता है। कैसे डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने चैप्टर 11 में पढ़ा। क्या कहला? इसलिए ये इग्नोरेबल थिंग है। सिर्फ 250 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट काम की चीज़ है।
जी नंबर 3 पॉइंट क्या कह रहा है? सो 1 इग्नोरेबल, 2 में सिर्फ 250 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Number 3, the plant would be installed in a building owned by CM which has been currently rented out at rupees 0.5 million per month. प्लांट एक बिल्डिंग में लगाया जाएगा जिस बिल्डिंग से कंपनी जो है वो 0.5 मिलियन पर मंथ रेंट कमा रही है। 0.5 मिलियन पर मंथ है, आपने ईयरली जो है वो सारे कैश फ्लो लेने हैं, तो ये 0.5 नहीं इंटू 12 करेंगे, कितना बनेगा? 6 मिलियन बन जाएगा। क्या कह रहा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश आउटफ्लो लेंगे इसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश आउटफ्लो लेंगे इसे हर साल में 6 मिलियन। देखते हैं कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हुआ तो फिर वो भी लेंगे। ठीक हो गया। नंबर 4, CM एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 3000 वॉचेस पर मंथ, मीन 3000 वॉचेस पर मंथ बनेंगी। सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम, और हर साल 5% जो है वो सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब पर मंथ 3000 बनेंगी, आपने ईयरली कैलकुलेशन करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 3000 साल की नहीं है, एक मंथ की है। तो एक साल की कितनी बनेंगी? 12 इंटू 3000, 36,000। ये आपका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा 5% पर एनम के हिसाब से। वॉल्यूम इंक्रीज होगा 5% पर एनम के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एस्टिमेटेड टू बी ₹4,000 पर वॉच, और उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको निकाल के दे दिया है, सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4,000 पर वॉच। वेयर एज द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 58 मिलियन। 4,000 पर यूनिट जो है वो आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्या ख्याल है? पर वॉच, पर यूनिट है, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। वेयर एज द एनुअल फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 58 मिलियन, और 58 मिलियन की फिक्स्ड कॉस्ट है जो एवरी ईयर एज ए कैश आउटफ्लो आपको लेना है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखेंगे इसके ऊपर अगर आया तो। सो 1 इग्नोरेबल, 2 में से सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 3 में हमने क्या पढ़ा जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने लेनी है, कैश आउटफ्लो, और यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकाला जा सकता है? 3000 वॉचेस पर मंथ हैं, इंटू 12 करेंगे, क्या कहला है, और 5% से एवरी ईयर इंक्रीज़ होगा, और पर वॉच जो है वो 4000। अब देखना पड़ेगा कोई इन्फ्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट है या नहीं है। और फिक्स कॉस्ट में मिली कितनी? 58 मिलियन ईच ईयर की। ओके जी। नंबर 5, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट are estimated to be ₹15 million, which would be realized at 80% of its value at the end of 5th year. मीन वर्किंग कैपिटल एडिशनल 15 मिलियन का कहाँ पे? ईयर 0 में एज ए कैश आउटफ्लो, विच वुड बी रियलाइज्ड एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू एट द 5th ईयर, और 5वें साल में इसका 80% जो है वो रियलाइज होगा, और 15 मिलियन का 80% कितना बनता है? 12, मीन 12 वापस आ जाएगा, मीन बच जाएगा। क्या ख्याल है? तो ईयर 0 में 15 मिलियन कैश आउटफ्लो लेंगे, और ईयर 5 में इनफ्लो ले लेंगे, कितना? 12। नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, बाकी सालों में कोई वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की भी एक एडजस्टमेंट आ गई। द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड 15% रेट है, प्लांट डेप्रिशिएट होगा। कितने का प्लांट है? 250 मिलियन का। क्या ख्याल है? The plant supplier has offered to repurchase the plant for 80 million at current prices at the end of 5th year. और सप्लायर 5वें साल में एंड पे 80 मिलियन का रीपरचेज करेगा, लेकिन ये 80 मिलियन करंट प्राइस है। दिस मीन 5वें साल में कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा तो वो लेके हमें देखना पड़ेगा 5वें साल में कितने का ये हमें जो है वो रियलाइज होगा। क्या कहना? CM would have to incur dismantling cost of 1.2 million at current prices at the end of 5th year। एक dismantling cost भी है जो आखिरी साल में आपने लेनी है, लेकिन ये 1.2 आज है, इसका मतलब 5वें साल में इसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट फिर देखना पड़ेगा क्या होगा। क्या कह रहा है? All revenue and cost are quoted on today's rate and are expected to remain the same in the first year।
जितने रेवेन्यू जितनी कॉस्ट हैं पहले साल में सेम रहेंगे, मीन ईयर 1 एंड तक ये सेम रहेंगे। दिस मीन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा कहाँ से, ईयर 2 से ऑनवर्ड। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा तो कहाँ से, ईयर 2 से ऑनवर्ड। Thereafter, the estimated annual inflation of 9% would be applicable on all future revenue and cost। 9% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा ईयर 2 से ऑनवर्ड हर कॉस्ट और रेवेन्यू के ऊपर। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 30%। ओ टैक्स भी आ गया, दिस मीन डेप्रिसिएशन। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए पहले डिडक्ट करना पड़ेगी, फिर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के उसके बाद एड बैक करना पड़ेगी। क्या ख्याल है, नॉन कैश आइटम्स। सो एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 30% एंड टैक्स वुड बी पेएबल रिफंडेबल इन द ईयर इन विच इट अराइजेस, और जिस साल का टैक्स है उसी में ही आएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर अलाउड एज एन एक्सपेंस बाय द टैक्स अथॉरिटीज़ व्हेन दे आर इनकर्ड, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट टैक्स अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, जब इनकर होगी वो टैक्स अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। दिस मीन टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, कितनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, 1.2 मिलियन करंट प्राइसेस, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके 9% 4 सालों का लेना पड़ेगा, 5 सालों का, क्योंकि पहले साल सेम रहेंगे, 4 सालों का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा उसके ऊपर। मीन इंटू 1.9 रेज़ टू पावर 4 करना पड़ेगा। एंड CM's कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 20%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 20% पे, जिस पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है। क्या ख्याल है जी, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्या ख्याल है, क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। सो हमें डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन की तरफ पहले आ जाते हैं। वर्किंग 1 इधर मैं करने जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या ख्याल है, सो कॉस्ट कितने की है, 250 मिलियन की, रुपीज़ इन मिलियन। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अगर हम देखें 250 इंटू 15%, प्लीज़ मुझे बताइएगा फिगर कितनी है, 250 इंटू 15% कितनी, 37.5। हमारे पास जो रिमेनिंग बचा बैलेंस वो कितना है, 212.5। ईयर 2 में फिर क्या करेंगे, 212.5 इंटू 15%, डेप्रिसिएशन बताइएगा कितनी है, 31.88 माइनस किया तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी बच गई सर, 180.62। ईयर 3 में 180.62 इंटू 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली कितना, 27.09 माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास जो WDV कितनी बची, 153.53। ईयर 4 में क्या करोगे, 153.53 पे 15% अप्लाई करोगे तो सर कितनी डेप्रिसिएशन बनी, 23.09 माइनस किया तो WDV कितनी बची, 130.05। ईयर 5 में फिर आपने क्या करना है, 130.05 पे 15% अप्लाई किया तो डेप्रिसिएशन प्लीज़ मुझे बताइएगा, 19.08 माइनस किया तो आपके पास WDV कितनी बची, 110.93। क्या ख्याल है, 110.93, ये तो आ गई डेप्रिसिएशन। उसने क्या कहा, इसकी कोई रेजिजुअल वैल्यू भी है कितनी, 80 मिलियन एट करंट प्राइसेस एट द एंड ऑफ ईयर 5। क्या ख्याल है, और इन्फ्लेशन है कितना, 9%, जो कि ईयर 2 से ऑनवर्ड चार्ज होना है। सो ईयर 2, 3, 4, 5 मीन 4 साल का इन्फ्लेशन का आप इम्पैक्ट लोगे। ऐसे ही है, इधर ये एक वर्किंग 2 मैं करने जा रहा हूँ, किस चीज़ की, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की। देखते हैं कि डिस्पोजल पे गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक हो गया जी। सेल होगा कितने का, 80 इंटू 1.09 रेज टू पावर 4 कितने का, 112.93 का। WDV कितनी है एसेट की एट द एंड ऑफ ईयर 5, 110.93। तो आपके पास क्या आ गया,
2 का, एग्जैक्ट 2 का, 2 मिलियन का क्या आ गया, गेन या लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल, क्या क्या रहा, गेन ऑन डिस्पोजल। बाकी रहेगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये आपने क्या करना है, टैक्स निकालते वक्त जैसे डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे तो ये भी माइनस कर दोगे, क्यों, अलाउबल है जी। आगे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं ज़रा। सेल 3000 वॉचेस पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 5% जो है वो क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीज़ है, तो ये आपके पास आ गया जी ईयर 1 का 36,000, क्या कह रहा है, सेम पहले साल। उसके बाद 5% इंक्रीज़ करेंगे तो 37,800, 5% इंक्रीज़ करेंगे 39,690, 5% इंक्रीज़ करेंगे 41,675, 5% इंक्रीज़ करेंगे तो 43,758। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 4000 है, क्या ख्याल है, तो ईयर 1 का तो 4000 ही रहेगा, लेकिन आगे 9% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, तो 9% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके 4360, 4752.4, 5180.12 और 5646.33, क्या ख्याल है। और उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप प्लीज़ मुझे फिगर दे दें कितनी, 144 मिलियन रुपीज़ इन मिलियन, इधर हम मिलियन में सारी वर्किंग करने जा रहे हैं, ऊपर वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने ले लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लिया, और अब हम फिगर्स इन मिलियन राउंड ऑफ करते जा रहे हैं जी। नेक्स्ट क्या बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 164.81। नेक्स्ट ईयर 3 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 188.62, ईयर 4 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 215.88, ईयर 5 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 247.07। फिक्स कॉस्ट हमें दी गई थी कितनी, 58 मिलियन, तो फिक्स कॉस्ट ईयर 1 की जो है वो कितनी आएगी, 58 ही माइनस होगी। अब 9% इस पर क्या करना है, इन्फ्लेशन भी लेना है, तो प्लीज़ इंटू 1.09 करके बताइएगा, 63.22, नेक्स्ट 68.91, नेक्स्ट 75.11, नेक्स्ट 81.87, क्या कहला। अब डेप्रिसिएशन की बात कर लें, क्या है, ईयर 1 की 37.5, ईयर 1 की 37.5, ईयर 2 की 31.88, ईयर 3 की 27.09, ईयर 4 की 23.09 और ईयर 5 की 19.08। गेन कितने का, 2 मिलियन का, क्या कहला है, वर्किंग 2 से गेन आपने लिया कितने का, 2 मिलियन का। इसके अलावा उसने कहा जी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट सर कितनी दी गई थी हमें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है, देखिएगा ज़रा, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन एट करंट प्राइसेस, और आपने ईयर 5 में लेनी है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आप क्या करोगे, 1.2 इंटू 1.09 रेज टू पावर 4 कर दोगे, क्या कह रहा है, 4 साल का इन्फ्लेशन लोगे ना, क्योंकि ईयर 1 में ईयर 2 से इन्फ्लेशन चार्ज हो रहा है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लीज़ बताइएगा कितनी है, 1.69 नेगेटिव फिगर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्लीज़ ज़रा वो फिगर बताइएगा कितनी है, कैलकुलेट करें। ईयर 1 48.5, ईयर 2 69.71, ईयर 3 92.62, ईयर 4 117.74 और ईयर 4 145.93। टैक्स कितना है, 30%, और जिस साल का है उसी में ही आएगा, तो इस पर 30% टैक्स चार्ज कर दें जी। कितना बना, पहले साल का 14.55 नेगेटिव, 20.91, 92.62 का 30%, 27.79
117.74 का 30%, 35.32 और 145.93 का 30%, 43.78। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर दे दें प्लीज़। 33.95, 48.80, 64.83, 82.42, 102.15। और उसके बाद क्या करना है, ये दो चीज़ें ऐड बैक कर दो, डेप्रिसिएशन और गेन ऑन डिस्पोजल। क्या क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड बैक करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी थी सर, 58 जो आपने माइनस किया था, ऐड बैक कर दो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए। 58 नहीं था वो तो फिक्स कॉस्ट ही ना, 37.5, 31.88, 27.09, 23.09, 19.08 और डिस्पोजल गेन जो है वो आपने ऐड किया था तब उसे माइनस कर दो, कितने का था, 2 का। क्या ख्याल है, यही करेंगे, ऐसे ही है। अब आ जाओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो रही है, ईयर ज़ीरो में आपकी हो रही है जी 250 मिलियन की, लेकिन एंड पे आपको कुछ बच भी रहा है। और बच कितना रहा है सर, बच कितना रहा है, 80 मिलियन करंट प्राइस पे कितना, 112.93, 112.93 आपको रेजिजुअल वैल्यू मिल रही है। देखो इसको सेपरेट लिख लो या इसी के साथ लिख लो, एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल आपका लग रहा है कितना, ईयर ज़ीरो में 15 का, लेकिन आपको एंड पे जो है वो 12 जो है वो रियलाइज़ हो रहा है। क्या ख्याल है जी। रेंटल इनकम हमारे पास थी कितनी, रेंटल इनकम प्लांट जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग से हम कमा रहे हैं कितना, प्लांट जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग से हम कमा रहे हैं कितना, 0.5 मिलियन पर मंथ। तो साल का कितना हो गया, 6, और इस पर इन्फ्लेशन भी अप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है। सो रेंटल इनकम ईयर ज़ीरो में तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कितनी की, 6 मिलियन की। ईयर इस पे ईयर 2 में इन्फ्लेशन 9% अप्लाई करो तो 6.54, 9% इन्फ्लेशन अप्लाई करो तो 7.13, 9% इन्फ्लेशन अप्लाई करो तो 7.77, 9% इन्फ्लेशन अप्लाई करो तो 8.47। क्या ख्याल है, और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, एक दफ़ा देख लेते हैं सारा क्वेश्चन में आए, ज़रा एक एक चीज़ को देखते हैं क्या क्या चीज़ हमने अप्लाई कर दी, क्या क्या रह गया जी। रिसर्च कॉस्ट को इग्नोर कर दिया हमने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250 की ले ली है, लोन इंटरेस्ट इग्नोरेबल थिंग है। इसके अलावा हमने रेंटल इनकम जो लॉस्ट हो रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये ले ली, ये हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, वर्किंग कैपिटल की हमने एडजस्टमेंट ले ली, इसके अलावा डेप्रिसिएशन हमने ले लिया, उसका हमने रेजिजुअल वैल्यू भी ले ली एंड ऑफ द ईयर, और हमने ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ले ली, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले लिया, टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसने कहा जी कि क्या है, टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है, तो हमने ले लिया। तब मेरे ख्याल से आ जाएँ किसकी तरफ, नेट कैश फ्लो की तरफ। नेट कैश फ्लोस जी, ईयर ज़ीरो के लिए 265 नेगेटिव, ईयर 1 के लिए 65.45, ईयर 3 के लिए 74.14, 84.79, ईयर 4 97.68, ईयर 5 230, 6.19, और उसके बाद आप जी डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दो एट द रेट ऑफ 20%। इसका पहले का मैं बता दिया करता हूँ, बाकी आप अप्लाई कर दो, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो प्लीज़ मुझे सिर्फ एनपीवी की फ़िगर दे दें कितनी बनती है, एनपीवी की फ़िगर दे दें। देखिएगा 32.10 पॉजिटिव एनपीवी बन रही है।
Therefore, the smart watch project should be accepted as it has positive NPV of कितनी 32.10 मिलियन रुपीस। क्या ख्याल है? कंक्लूजन, एक इजी क्वेश्चन था। एनपीवी के अगर आपने कोई 8-10 क्वेश्चन आज से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो शायद इससे औखे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे। ये एक इजी क्वेश्चन था। और प्लीज़ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर, बुक के आंसर्स के अंदर लोन, इंटरेस्ट, ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हुई थी, लेकिन ये नहीं आपने इनकॉर्पोरेट करनी। कहीं पे हमने लोन नहीं लिया, कहीं पे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं ली, कहीं पे हमने इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं लिया। ठीक हो गया? इंटरेस्ट का इफेक्ट लेना है जब आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो। क्यों? पे बैक पीरियड में हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन एनपीवी में ये जो डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट होता है, इसलिए उसे हमने एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनर ने टेस्ट किया कितने नंबर के लिए? 3 + 2 5 + 4 9 नंबर के लिए वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक क्वेश्चन है। बजटिंग को इग्नोर करके उसने वर्किंग कैपिटल को टेस्ट किया। आइए देखते हैं क्या है। सो करना क्या आपको रिक्वायर्ड 3 नंबर के लिए एग्जामिनर कहते हैं जी क्या करना है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अचीव अ 25% इंक्रीज इन सेल्स नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की कोई टारगेट है 25% इंक्रीज इन सेल, उसके लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग आपको जो है वो निकाल के देनी है 3 नंबर के लिए। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर देखते हैं कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। फरहान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ स्पेशलाइज्ड मशीन। It is currently in the process of finalizing its sales plan for 23. According to the sales director, the main obstacle to increase the sales is the availability of working capital finance. इसलिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कैलकुलेट करवाई जा रही है, कितना को हमें चाहिए सेल टारगेट नेक्स्ट मीट करने के लिए। द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म्ड दैट एनी इंक्रीज इन सेल वुड इंक्रीज, सेल में कोई भी इंक्रीज आएगा तो उसे इंक्रीज होगा क्या? द ट्रेड रिसीवेबल बाय 80% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। इन एडिशनल सेल्स जो भी है, जो कि कंपनी का कोई टारगेट है इंक्रीज करने का, देखते हैं 25% शायद नज़र आया नीचे में, वो इंक्रीज कर 25% एग्जिस्टिंग सेल का जो है अमाउंट, उसका 80% जो है वो रिसीवेबल में इंक्रीज आएगा। द इन्वेंट्री बाय 60% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट, मीन जो भी एडिशनल सेल है करंट का 25%, उसका 60% इन्वेंट्री में इंक्रीज नजर आएगा। एंड द ट्रेड पेबल्स बाय 35% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट, और ट्रेड पेबल्स 35% ऑफ एडिशनल सेल का हो गया। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ एफएल's फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2022। इन प्लान 23 का बनाया जा रहा है। अभी करंट जो आपके पास डेटा है वो क्या है करंट ईयर का? प्लांट एंड मशीनरी 950 मिलियन, इन्वेंट्री 500, ट्रेड रिसीवेबल 300, कैश एंड बैंक बैलेंस 30। लॉन्ग टर्म डेट में 465 मिलियन है, ट्रेड पेबल्स 405 के करंट हैं, अदर पेबल 110 के करंट हैं, शेयर कैपिटल 350 मिलियन है, रिटेन अर्निंग्स 450 मिलियन है और टोटल है। The sale for the year ended 31st December 2022 was rupees 2200. Current sale कितनी है? 2200. And the next profit after tax was 50. And the net profit after tax was 15% of the sales amount. और इसका 15% net profit है। FL distribute 25% of the profit. 25% profit distribute कर देते हैं as dividend to its shareholder. दिस मीन बाकी क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। मीन ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये क्या है? 75% है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2023 विल बी इन लाइन विद 2022। मीन प्रॉफिट 15% ऑफ सेल ही रहेगा और 25% डिविडेंड दे के 75% जो है वो
पहले तो सेल का 15% प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका 75% क्या होगा, रिटेन अर्निंग होगी। ओके जी। ऑल रसीट्स एंड पेमेंट्स, all receipts and payments except dividend can be assumed to occur evenly throughout the year. Dividend is paid on the last day of the financial year. करना क्या आपको 3 नंबर के लिए, the amount of additional working capital finance required to achieve a 25% increase in sale for next year की आपको निकालनी है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा 25% सेल जो इंक्रीज़ करनी है कितनी, इसका निकालेंगे क्या कहला है, फिर उस पर ये अप्लाई कर देंगे क्या कहला है। लेकिन फाइनेंस जो रिक्वायर है उसमें अल्टीमेटली आपका जो है वो ये रिटेन अर्निंग का पार्ट भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए हम निकालने जा रहे हैं क्या, एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जी। पहले तो हम देख लेते हैं कि एडिशनल सेल कंपनी को कितनी चाहिए, क्या कहला है। तो करंट सेल कितनी है, 2200 मिलियन, रुपीज़ इन मिलियन ले लेते हैं। जी करंट सेल है कंपनी की 2200 मिलियन, तो एडिशनल कितनी चाहिए, 2200 का 25%, सॉरी कितना बना 550, क्या कहना है, तो टोटल कितना बन जाएगा 2700। ओके, अब हमें क्या चाहिए जी, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए क्या उसने कहा जी कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज़ आएगा, लेकिन वो 80% ऑफ एडिशनल सेल्स अमाउंट, एडिशनल सेल अमाउंट कितनी है 550, क्या ख्याल है। तो इसे हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं जी एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ क्या है वर्किंग कैपिटल में। सो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन रिसीवेबल्स जो कि 80% ऑफ एडिशनल सेल हैं। सो 550 इंटू 80% कर दो, क्या कह रहा है। इसके अलावा इन्वेंट्री जो कि कितने परसेंट, 60% और ट्रेड पेबल्स 35%। तो इन्वेंट्री कितना है 60% और पेबल्स 550 का 35%। प्लीज़ ये फिगर मुझे बता दें 550 का 80% कितना बनता है 440, 60% कितना बनता है 330 और ट्रेड पेबल्स कितने बनते हैं 35% 550 का 192 पॉइंट राउंड कर लें 5, ये हमने माइनस करना है, क्या कह रहा है। लेकिन साथ क्या हमें फाइनेंसिंग निकालनी है तो हमें ये रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा, क्या कह रहा है। सेल 2200 उसका 15% प्रॉफिट है, उसका आगे 75% जो है वो क्या होता है रिटेन अर्निंग होता है, क्या कह रहा है। सो रिटेन अर्निंग अब हम एक्सपेक्टेड निकालने जा रहे हैं ना, ये कितना बनता है 2750, क्या ख्याल है। सो अब करंटली हमने एक्सपेक्टेड निकालना है ना, तो एक्सपेक्टेड सेल कितनी है 2750, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना है 15%, जिसका 25% डिविडेंड देते हैं, तो 75% क्या होगा रिटेन अर्निंग जो एक्सपेक्टेड है। और वो कितनी बनेगी ज़रा देखिएगा 309.4, इसको माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग आ जाएगी। कितना फिगर दे दें 268.1 मिलियन, क्या कह रहा 268.1 मिलियन
पार्ट ए का आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या कहता है? एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट एफएल कैन अचीव अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट अजम्पशंस। मीन कितना मैक्सिमम सेल में ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सकती है। दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल। मीन फाइनेंसिंग एक्सटर्नल नहीं की जाएगी, इंटरनल की जाएगी। तो इंटरनल कहाँ से की जाएगी? इंटरनल फाइनेंसिंग कहाँ से की जाएगी? और इसलिए ये रिटेन अर्निंग से की जाएगी। क्या ख्याल है? एंड ऑन डेट फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट दैट एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशो इज मेंटेन एट द एंड ऑफ 2023। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि डेट फाइनेंसिंग से की जाएगी फाइनेंसिंग, लेकिन DE रेशो, डेट ओवर इक्विटी रेशो सेम रहेगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं ना कि अगर आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करनी तो फिर मैक्सिमम सेल में कितना ग्रोथ लाई जा सकती है। मैक्सिमम सेल में कितना ग्रोथ लाई जा सकती है? क्या ख्याल है? ये हमने सेल ग्रोथ ली थी ना यहाँ पे, जिस पे हमने ये अप्लाई किए थे। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? एक्स एज्यूम कर लेंगे। हाँ, देखिएगा ज़रा पार्ट भी क्या निकालने क्या जा रहे हैं आप? मैक्सिमम सेल ग्रोथ अगर इंटरनल ही आपने फाइनेंसिंग करनी है, एक्सटर्नल नहीं करनी। क्या ख्याल है? अगर इंटरनल करनी, एक्सटर्नल नहीं करनी, तो इंटरनल जितनी भी करनी है तो सेल ग्रोथ जितनी भी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? कहाँ से होनी चाहिए? रिटेन अर्निंग से होनी चाहिए। हाँ, एनी इंक्रीज इन एसेट will be financed through रिटेन अर्निंग। क्या ख्याल है? सो हम क्या करते हैं जी? एक्स एज्यूम कर लेते हैं सेल ग्रोथ को। एज्यूम सेल ग्रोथ इज एक्स। तो क्या करेंगे? देखिएगा 2200 एग्जिस्टिंग हमारी सेल है। क्या ख्याल है? 2200 हमारी एग्जिस्टिंग सेल है। ग्रोथ हमने कह दिया जी इंटू एक्स है, और इसका 80% जो है वो क्या है? रिसीवेबल है, प्लस 2200 ग्रोथ एक्स है, और इसका 60% जो है वो इन्वेंट्री है, और पेबल माइनस करेंगे। क्या ख्याल है? और वो क्या बनेगा? 2200 एग्जिस्टिंग सेल इंटू ग्रोथ एक्स इंटू 35% जो है वो पेबल है। क्या ख्याल है? ऐसी है। और हमने क्या किया था? रिटेन अर्निंग जो है उसका इफेक्ट भी लेना है। रिटेन अर्निंग क्या ख्याल है? सो रिटेन अर्निंग का इफेक्ट लेने के लिए भी क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे। रिटेन अर्निंग का इफेक्ट लेने के लिए माइनस करेंगे क्या? 2200 इंटू एक्स, और उसका 15% प्रॉफिट, और 75% जो है वो क्या है हमारे पास? रिटेन अर्निंग। इन सारी चीज़ों को इक्वल कर देंगे किस चीज़ के? रिटेन अर्निंग के। और रिटेन अर्निंग क्या थी? 2200 इंटू 15% इंटू 75%। क्या ख्याल है? एग्जिस्टिंग के ऊपर ही आपने देखना है मैक्सिमम कितनी सेल ग्रोथ हो सकती है, और यहाँ से एक्स आप फाइंड कर लें तो मैक्सिमम ग्रोथ निकल आएगी। ये कितना बनता है? फिगर देखिएगा ज़रा। 1760x प्लस ये कितना बनता है? 1320x माइनस ये कितना बनता है? 770x, और माइनस वो कितना बनता है? 247.5x, और वो इक्वल टू बन जाएगा 247.5। तो यहाँ से x की फिगर आप मुझे दे दें, क्या बनती है? x क्या बनता है? सो 12% जो है वो क्या है? सेल ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सकती है। अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे नहीं जाते, इंटरनल फाइनेंसिंग करते हो किसे? ओबीसी रिटेन अर्निंग से, तो कितना आपकी सेल में मैक्सिमम ग्रोथ आ सकती है? 12% से। क्या ख्याल है? मीन ये आपने 22 एग्जिस्टिंग सेल है, ये आपने एक्स क्या एज्यूम कर लिया? ग्रोथ है इंटू एक्स,
और इंटू 80% डेटर्स के लिए, इन्वेंट्री के लिए, माइनस पेएबल और माइनस आपने रिटेन अर्निंग कर लिया और सबको इक्वल कर दिया किस चीज़ के, रिटेन अर्निंग के। अब वो कहता है जी कि आपने बताना है मैक्सिमम कितनी सेल ग्रोथ हो सकती है अगर कंपनी एक्सटर्नल डेट से फाइनेंसिंग करे और फाइनेंसिंग भी इस तरह से करे कि डेट ओवर इक्विटी रेशो जो है वो कंपनी की सेम रहे। तो पहले तो हमें डेट ओवर इक्विटी रेशो निकालना पड़ेगी ना, क्या कर रहा है, डेट ओवर इक्विटी रेशो निकालने के लिए हमारे पास शायद थोड़ा सा डाटा अवेलेबल है। यस, डेट भी अवेलेबल है, इक्विटी भी अवेलेबल है। और लॉन्ग टर्म डेट कितना है 465 और इक्विटी कितनी है आपके पास 350 की, क्या ख्याल है। लॉन्ग टर्म डेट भी आपके पास है, इक्विटी भी आपके पास है, सॉरी कितनी इक्विटी आपके पास, शेयर कैपिटल 350 का और रिटेन अर्निंग 450 की, मीन 800, क्या ख्याल है। तो पहले आप क्या करो जी, चलें जी पार्ट सी की तरफ चल रहे हैं। सो पार्ट सी आप क्या निकालने जा रहे हो, मैक्सिमम सेल ग्रोथ ही आप निकालने जा रहे हो इफ फाइनेंसिंग थ्रू डेट। लेकिन मेंटेन रखनी है क्या, अपनी डेट ओवर इक्विटी रेशो। तो पहले डेट ओवर इक्विटी रेशो निकाल लो आप, डी ओवर ई रेशो, क्या कहला, डेट ओवर इक्विटी कितना है, डेट 465 का और इक्विटी कितनी है आपकी 800 की। तो प्लीज़ मुझे रेशोज दे दें इंटू 100 करके, क्या करा है, इंटू 100 करके रेशो दे दें कितना 58.13%। तो ये रेशो आपने मेंटेन करनी है, ये रेशो आपने क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो अब क्या करना है, आपने यही इक्वेशन लेनी है, बस यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपने दोबारा लगा देनी है इंटू 58.13% के साथ, और ये चीज़ दोबारा लगा देनी है इंटू 58.13% के साथ। क्या कहना, आए देखिए कैसे। सो लोन आपने लेना है जी कितना, अ लोन ऑफ 58.13% of additional earning must be obtained। किस लिए, टू मेंटेन सेम डी ओवर ई रेशो, क्या कहला। तो क्या करो जी, सेल ग्रोथ 2200 इंटू एक्स, मीन एज्यूम कर लिया हमने वही कि सेल ग्रोथ जो है वो क्या है, एक्स है। एज्यूम सेल ग्रोथ इज एक्स, क्या कहला है, इंटू 80% डेटर्स के लिए प्लस 2200 एज्यूम सेल ग्रोथ एक्स इंटू 60% इन्वेंट्री के लिए प्लस माइनस 2200 इंटू एक्स इंटू 35% पेबल्स के लिए, क्या कह रहा है। इसके अलावा आगे माइनस 2200 इंटू एक्स इंटू 15% इंटू 75% रिटेन अर्निंग के लिए, ऐसे ही है, क्या कह रहा है, ऐसे ही है। माइनस अब यही चीज़ दोबारा और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ ताकि ये कंडीशन उसके साथ लग जाए। सो क्या करेंगे हम, 2200 एक्स इंटू 15% इंटू 75% और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 58.13%, ये कंडीशन मेंटेन करने के लिए। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, क्या कहला है, ये एज इट इज़। और अब इसी को ही दोबारा आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 58.13% कंडीशन के साथ, और ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, ये, और फिर ये दोबारा से कंडीशन 58.13% के साथ, क्या कहला है, इज़ इक्वल टू किस चीज़ के,
2200 इंटू एक्स इंटू 15%, सॉरी अब एक्स नहीं आएगा, इंटू 15% इंटू 75%, ये चीज़ इक्वल टू वाली वापस आ गई, क्या ख्याल है। और इसमें हम क्या कर देंगे, साथ ऐड कर देंगे क्या, 2200 इंटू 15% इंटू 75%, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 58.13% के साथ। क्यों, डी ई रेशो आपने मेंटेन रखनी है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लें, क्या बनेगा ज़रा बताइएगा मुझे भाई। 1760 एक्स पहले आ गया, प्लस 1320 एक्स माइनस 770 एक्स माइनस 247.5 एक्स, और ये माइनस इसका क्या बन रहा है, ये ज़रा देखिएगा 143.87 एक्स, और इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 247.5 प्लस 143.87। तो यहाँ से आप मुझे x की वैल्यू दे दें, यहाँ से x की वैल्यू दे दें, कितना, 20.4%। ये सेल ग्रोथ चाहिए आपको, क्या ख्याल है। वर्किंग कैपिटल की अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा औखा क्वेश्चन था पिक करना कि कैसे आपने वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कैलकुलेट करनी है, और फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था जी। इसके अलावा अगर हम चलें, इसके अलावा क्या टेस्ट हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आए। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए हम पार्ट ए में कवर कर चुके हैं। पार्ट बी अगर हम देखें तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन फॉरेक्स का टेस्ट किया एग्जामिनर ने, बहुत ही इजी फॉरेक्स का क्वेश्चन, इसे इजी फॉरेक्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। मनी मार्केट हेज, फीफा स्पोर्ट्स लिमिटेड FSL इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। करना क्या आपको, कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज एंड डिटरमाइन द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रिकमेंड वेदर द हैज वुड बी बेनिफिशियल फॉर FSL। मीन आपने एक तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है, मीन ये ट्रांजैक्शन कंपनी को किस रेट पे पड़ी, और आपने रिकमेंड भी करना है कि कंपनी के लिए ये हैज बेनिफिशियल है या नहीं है। ओबियसली एक्सचेंज रेट अगर जो स्पॉट अवेलेबल है उससे बेहतर है तो अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं है। क्या देखते हैं, फीफा स्पोर्ट्स लिमिटेड इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, चाइना से ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दिस मीन कोई फ्यूचर पेमेंट होगी इन फॉरेन करेंसी। FSL हैज़ टू पे चाइनीज़ येन CNY चाइनीज़ येन 1 मिलियन इन 6 मंथ्स टाइम। तो 6 मंथ्स टाइम में 1 मिलियन की आपकी पेमेंट है। FSL प्लान्स टू हैज द इट्स एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क यूजिंग अ मनी मार्केट हैज। तो फ्यूचर पेमेंट है तो क्या करते हैं हम, पहले फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करते हैं, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करते हैं इतने येन कि 6 माह का इंटरेस्ट खाने के बाद वो 1 मिलियन बन जाए। कहाँ से, होम करेंसी से बारो करके, जिस पे आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उससे आप कॉस्ट निकालोगे। हाँ, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। इंटरेस्ट रेट आपके पास दिए गए हैं डिपॉजिट और बोरिंग के, 3 मंथ्स का डिपॉजिट बोरिंग रेट, 6 मंथ्स का डिपॉजिट बोरिंग रेट, 3 मंथ्स का PKR में डिपॉजिट बोरिंग रेट, और PKR में 6 मंथ्स का डिपॉजिट बोरिंग रेट। पहले तो ये डिसाइड करो कि 3 मंथ्स की ट्रांजेक्शन 6 माह की, 6 माह की, तो ये 3 मंथ वाला भी इग्नोर कर दो, ये 3 मंथ वाला भी इग्नोर कर दो। क्या कहला, अब फॉरेन करेंसी में आपने एसेट क्रिएट करना है, कैसे, डिपॉजिट करके, तो उसका डिपॉजिट वाला रेट आपके लिए एप्लीकेबल है। और होम करेंसी में आपने क्या करना है, बारो करना है, तो उसमें आपके लिए बोरिंग वाला रेट एप्लीकेबल है। दिस मीन ये 2 रेट आपको चाहिए, बाकी सब कुछ बकवास है इस डब्बे में। और ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए मैं क्लास में। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट PKR पर, इसमें फॉरेन करेंसी क्या है, बेस है, 1 है, क्या कहला है, तो 1 येन इक्वल है कितने के, 34.5 PKR के। एक्सचेंज रेट इन 3 मंथ्स, बकवास, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारी 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन है तो इसको इग्नोर कर दो। हाँ, 6 मंथ्स का जो एक्सचेंज रेट है 37.6 है। तो मनी मार्केट हेज के क्वेश्चन में आ गए। मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज, जी क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहला है, फॉरेन पेमेंट्स है।
कितने की? चाइनीज़ येन 1 मिलियन की इन 6 मंथ्स टाइम। क्या ख्याल है? पेमेंट है तो हमने क्या करना है जी, नंबर 1 हमने करना है जी, क्रिएट करना है फॉरेन करेंसी एसेट। क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। और क्या करना है हमने जी, डिपॉजिट करना है आज इतने येन के 6 मंथ का इंटरेस्ट खाने के बाद वो कितने बन जाए? 1 मिलियन बन जाए। क्या कह रहा है? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट खाने के बाद वो कितने बन जाए? 1 मिलियन बन जाए। सो कैसे हम वो निकालेंगे? रेट क्या है हमारे पास डिपॉजिट का फॉरेन में? 11.71, लेकिन ये पूरे साल का होता है, हमें इसको पहले 6 माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो डिपॉजिट हम कैसे निकालते हैं? 1 मिलियन की हम डिस्काउंटिंग करेंगे कितने पे सर? कितने में डिस्काउंटिंग करेंगे? 1 + 11.71% इंटू 6/12। तो क्या करो, पहले इसको इंटू 6/12 करो, फिर इसको सॉल्व करो, तो आपके पास आज बन जाएंगे इतने येन जो आपने फॉरेन करेंसी एसेट में क्या करने हैं? डिपॉजिट करने हैं। तो चाइनीज़ येन कितने बनेंगे? 944 मीन 944,689 येन आज आप डिपॉजिट करो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ताकि वो 6 माह का इंटरेस्ट खाने के बाद कितना बन जाएगा? 1 मिलियन, ताकि आप 6 माह बाद वो 1 मिलियन पे कर सको। लेकिन ये कहाँ से हम देंगे? नंबर 2 हमने क्या करना है जी, ट्रांसफ़र फ्राम होम। और होम आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान करेंसी है। क्या ख्याल है? ट्रांसफ़र फ्राम होम पाकिस्तान करेंसी है। कितना कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? इसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट करो। सो आपके पास चाइनीज़ येन है 944,689। तो क्या मल्टीप्लाई का केस है, डिवीजन का केस है सर? होम करेंसी क्या है? बेस है, तो मल्टीप्लाई का केस है। और कितना आपके पास अभी करंट जो है वो स्पॉट पे रेट चल रहा है 34.5। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 से, तो आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे कितने? 32,591,770। मीन इतने रुपए आपको क्या करना पड़ेंगे? ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे इतने येन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। देखिए कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? हम करेंगे जी बारो इन PKR, और देखेंगे जी कितनी उसकी कॉस्ट बनती है। क्या ख्याल है? सो बारो हम कर रहे हैं जी, कितने बारो कर रहे हैं? 32,591,770। तो इस पर इंटरेस्ट हम पे करेंगे 32,591,770। और बारो करने का होम कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या है सर? 17.16। 6 मंथ्स का आपने लेना है, 6 मंथ्स के लिए आप बारो कर रहे हो। कितना? 17.16, 17.16 इंटू 6/12 आपने लाजमी करना है। क्यों? वो पूरे साल का होता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लीज़ इसको इसे मल्टीप्लाई करके ये नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी कितनी? 27,96,374। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी सर टोटल कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन की आपको कितनी पड़ रही है? 35,388,144। ये आपको टोटल कॉस्ट पड़ रही है इस पूरी ट्रांजैक्शन की। कितने येन आपने पे करने थे? इसको डिवाइडेड बाय 1 मिलियन येन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेट आ जाएगा। और इफेक्टिव रेट कितना बना? 35.39। क्या ख्याल है? मेरी इस ट्रांजैक्शन की आपको जो कॉस्ट पड़ी वो इतनी, और इफेक्टिव रेट आपको पड़ा इतना। मार्केट में 6 मंथ बाद क्या रेट चल रहा है? 37.6। तो आपको ये ट्रांजैक्शन कितने में पड़ी? 35.39 में। तो आपकी ये ट्रांजैक्शन बेनिफिशियल है या नहीं है? बेनिफिशियल है। क्या ख्याल है? सो क्या लिखेंगे कंक्लूजन? मनी मार्केट हेज is
बेनिफिशियल फॉर, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम दिया गया है FSL, बिकॉज द इफेक्टिव रेट of 35.39 is lower than spot rate after 6 months of कितना 37.6। क्या कहना, एक इजी क्वेश्चन था। मीन फॉरेक्स का इससे इजी क्वेश्चन आज तक पास पेपर में कभी टेस्ट नहीं हुआ, और एक इजी क्वेश्चन ऐसा अटैम्प्ट करके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जी एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन, 12 नंबर का वैक के ऊपर एग्जाम ने टेस्ट किया। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ए है हमारी, कंप्यूट IPL's वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मीन आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का वैक कैलकुलेट करना है 7 नंबर के लिए। रिक्वायरमेंट बी क्या है वो बात की बात है, अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पे फोकस करें। 7 नंबर के लिए आपको वैक कैलकुलेट करना है। आज इन डेटा क्या है? इंटरनेशनल पैकेजेस लिमिटेड IPL इज इन द बिजनेस ऑफ पैकेजिंग मटीरियल फॉर अ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। Following information has been extracted from IPL's financial statement as on 31st December 2022, जिसमें शेयर कैपिटल है हमारे पास 400,000 रुपीज़ 10 ईच वाले। तो टोटल शेयर कितने हुए? टोटल शेयर कितने हुए? 140 के। इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच वाले कितने के हैं? 400,000 के। और 9% रिडीमेबल बॉन्ड है आपके पास 3200 का। प्रेफरेंस शेयर्स पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, चाहे रिडीमेबल हो चाहे इरडीमेबल हो। ओके जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस IPL डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग एज कैश डिविडेंड। अपनी अर्निंग का 60% कंपनी डिविडेंड देती है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर EPS फॉर द प्रोसीडिंग 6 ईयर्स, और ये इसकी अर्निंग का ट्रेंड है। 2017 की EPS 16 है, 18 की 19 है, 19 की 21 है, 20 की 24 है, 21 की 26, 22 की 28, और इसका 60% कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ से आप डिविडेंड निकाल सकते हो, इसका 16 का 60% आप निकाल लोगे, क्या कहला। और ये आपको शायद डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली यहाँ से G निकालना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ हैं 1 2 3 4 5, और हमें लेना होता है क्या? लेटेस्ट डिविडेंड। 1 प्लस ग्रोथ रेट पे कितना हो गया? वो इतना हो गया। तो यहाँ से आप जो है वो G निकालोगे। इनफैक्ट शायद ये आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने में हेल्प देगा। The return on government securities is 9% per annum, whereas market risk premium is 5% per annum. Government securities में risk free return कितना है? 9%. Risk premium RM minus RF कितना है? 5%. IPL's current equity beta is 1.2, तो यहाँ से KE using CAPM निकालना पड़ेगा आपको। क्या ख्याल है? RF उसने दे दिया, RM माइनस RF दे दिया 5%, रिस्क प्रीमियम जिसको बोलते हैं, और इक्विटी बीटा दे दिया 1.2, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगी। IPL pays ₹20 एज एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ 185। क्या ख्याल है? ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसके ऊपर वो कह रहा है जी कि 20 जो है वो कंपनी क्या करती है? एज ए एनुअल डिविडेंड पे करती है। क्या ख्याल है? और मार्केट प्राइस इसकी कितनी है? 185 है। क्या ख्याल है? तो इसकी मार्केट प्राइस आप निकाल लोगे 185 और 100 करके, और शायद रेट भी इसका जो है वो निकल आएगा यहाँ से। क्यों? इरडीमेबल है, डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? 20/185 कर लेंगे तो KD भी निकल आएगा इसका, प्रेफरेंस शेयर का KDP। हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। 9% रिडीमेबल बॉन्ड इसकी बात हो रही है, विल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2025। अभी हम करंटली 2022 में हैं, तो 23, 24, 23, 24, 25 मीन 3 सालों पे इसकी क्या करना पड़ेगी? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी शायद। एट 15% प्रीमियम, और रिडीम होंगे 15% प्रीमियम पे।
द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड इज़ ₹110 ईच, और इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है 110। पहले तो इसकी मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू निकल आएगी ना 110 इंटू 110/100 करके, और इसकी हमें 3 सालों पे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी। कूपन रेट 9% है, जिसमें हम मार्केट वैल्यू ईयर 0 में 110 लेंगे और एंड पे हम रिडम्पशन जो है 15% प्रीमियम पे लेंगे, तो इसका KD निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग करके। और एप्लीकेबल टैक्स रेट भी है 30%, जिसमें ये 9 पे हम टैक्स का इम्पैक्ट भी लेंगे। क्या कहला। इसके अलावा क्या है जी, न्यू बिज़नेस, और न्यू बिज़नेस की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और शायद पार्ट बी जो है वो क्या है उससे रिलेटेड है। तो पहले हम करंट जो है वो इसका निकाल लें अपना वैक, फिर हम नए बिज़नेस की तरफ जाएंगे और आगे फिर देखेंगे क्या चल रहा है जी। सो एग्जिस्टिंग वैक निकालते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल भी है, हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, और हमारे पास रिडीमेबल बॉन्ड भी हैं। मीन 3 हमारे पास जो है वो वैक के कंपोनेंट हैं, लेकिन हमें पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसकी मार्केट वैल्यू का डेटा है हमारे पास, इसकी मार्केट वैल्यू का डेटा है, लेकिन रेट हमें तीनों के निकालना पड़ेंगे। KE की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कैपम के थ्रू, और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इसके लिए हमें डिस्काउंटिंग करके KD निकालना पड़ेगा थ्रू IRR। ऐसी था ना, क्या करें आ जाए। सो पार्ट ए, एग्जिस्टिंग वैक। और हमें पता है जी वैक जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, इक्विटी इंटू KE प्लस डेट। डेट हमारे पास 2 तरह के हैं, क्या ख्याल है, प्रेफरेंस शेयर इंटू KD ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्लस हमारे पास डेट जो है हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, यस रिडीमेबल बॉन्ड है। इंटू KD ऑफ बॉन्ड, क्या करें, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर मीन्स आपकी मार्केट वैल्यू प्लस रिडीमेबल बॉन्ड, और इनटू हम करते हैं 100, तुम्हारे पास वैक निकलता है। यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ये इतनी कुछ जगह छोड़ के बाकी हम नीचे जो है सारी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, KE निकालने की कोशिश करते हैं। KE उसने कैपम का फार्मूला दे दिया, क्या है, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, क्या ख्याल है, रिस्क प्रीमियम का डाटा दिया गया ना आपको, और RF उसने आपको दे दिया कितना 9%, बीटा उसने आपको दे दिया 1.2 का, रिस्क प्रीमियम उसने आपको दे दिया 5% का। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से KE की वैल्यू दे दें, कितनी बनती है 15%, ये एक वैल्यू थी, ये हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी किस तरफ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए उसने हमें क्या किया है, हमें डेटा दिया है कि EPS जो है वो हमारे पास ईयर 2017 टू 2022 तक है। तो हमें सिर्फ 2 ही लेने ना, 17 और 22 का, बीच वालों को तो हम इग्नोर करेंगे, वो तो 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रोथ के बाद हम देखेंगे। सो देखिएगा ज़रा, हमारे पास EPS है 2017 की कितनी 16, और 2022 की कितनी है 28, ठीक हो गया। इसका 60% उसने कहा जी डिविडेंड है, तो इनका 60% आप डिविडेंड निकाल लो, कितना बनेगा 60%, 16 का 9.6, क्या कहला है, और 28 का 60% कितना बनता है 16.8, ठीक हो गया। तो जी निकालने के लिए क्या करते थे हम, जी निकालने के लिए कि डिविडेंड जो है वो 16.8 हो गया 1 प्लस जी के थ्रू, क्या कहला है 1 प्लस जी के थ्रू, मीन 9.6 से ग्रोथ होते हुए कितनी ग्रोथ 5 ग्रोथ के बाद, तो यहाँ से आप जी मुझे निकाल के दे दोगे कितना 11.843%, क्या ख्याल है जी, कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किए हुए क्लास में, औखा नहीं है ये पार्ट। ओके जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अगर हम जाएं
तो हमें पता है जी मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी के। तो डी हमारे पास जो लेटेस्ट जो है वो डिविडेंड दिया गया है पर शेयर कितना 16.8 इंटू 1 प्लस 11.843% डिवाइडेड बाई के ई हमने निकाला कितना 15% माइनस जी कितना है जी 11.843%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल के दे देंगे कितनी निकली पर शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी निकली 595.17 पर शेयर, क्या कह रहा है। और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, ये है पर शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं सर 100 वैल्यू है, तो आप क्या करो जी इंटू डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 ईच वैल्यू है, क्या कहला है, तो थाउजेंड्स में ही मैं फ़िगर ये निकाल रहा हूँ, तो इंटू 140 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मार्केट वैल्यू निकल आएगी कितनी 597507, 597507, ये हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई। ये दो फिगर हमारे पास पहले निकल आई, क्या कह रहा है, पुट कर देते हैं फार्मूला के अंदर जी। पहली फिगर क्या है हमारे पास 59755 इंटू 15%। चलें जी बाकी फिगर्स की तरफ अभी हम जाने लगे हैं। 5975570। चले जी अब चलते हैं जी किस तरफ, प्रेफरेंस शेयर्स पहले निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है 20,400 और उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। 20 जो है वो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, 185 उसका क्या है मार्केट प्राइस है, क्या ख्याल है। तो पहले इसकी हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जी। कैसे निकलेगी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, हमारे पास जो है वो 20,400,000 जो है वो वैल्यू है और मार्केट 185 है हर 100 वाले की, तो क्या निकल आया 37,740, क्या कहला है। अब इसका जो है वो हम केडी निकाल लेते हैं, केडी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केडीपी, क्या कहला है। और क्या कितना डिविडेंड दिया जा रहा है 20 डिविडेंड दिया जा रहा है, कितनी मार्केट वैल्यू पर 185, तो केडी इसका कितना निकल आया सर 10.81%। तो ये दो फिगर भी हम पुट कर देते हैं कितनी 37,740 इंटू 10.81%, 37,740, क्या कहला मार्केट वैल्यू कपॉन रेट डिवाइड बाय केडी होता है ना, क्या ख्याल है। तो केडी किसके इक्वल होगा कपॉन रेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये में क्वेश्चन हमने कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए जी अब हम चलते हैं किस तरफ, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तरफ। और मार्केट वैल्यू बॉन्ड निकालने के लिए उसने कहा जी कि कितना 110 ईच, क्या ख्याल है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 110 बाई 100 से, वो तो सिंपल निकल आएगा। सो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी वैल्यू है जी बॉन्ड की, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 30,200 इंटू 110 हर 100 वाले की, तो कितनी बन गई 33,220, क्या कह रहा है प्लस 33,220 प्लस 33,220। अब इसका हमें जो है वो रेट निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें IRR अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कह रहा है 9%, क्या कह रहा है। सो निकालने जा रहे हैं जी हम KD और देखिएगा ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, 3 सालों में डिस्काउंटिंग करेंगे, क्या कह रहा है। और हमारे पास जी ईयर 0 में हम 110 जो है वो इसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं और ईयर 1 में 9% रेट है और टैक्स है 30%, तो 9% पे का 70% ले लो, कितना बन गया 6.3।
और हमारे पास क्या है, ये तो हो गया जी इंटरेस्ट, ये हो गया इनिशियल। रिडम्पशन है कितने पे, 15% पे। क्या ख्याल है, तो रिडम्पशन कितने पे होगी सर, 100 वाला है तो इसकी रिडम्पशन 115 पे होगी। कैश फ्लोज क्या आ गए, 110 नेगेटिव, 6.3 6.3 और ये कितना बन गया 121.3। क्या ख्याल है, तो इसकी पहले एक पीवी निकाल लो एट द रेट ऑफ 10%, मीन हमेशा पहली 10% पे निकाल लिया करो। तो कितनी बन गई सर पीवी, ज़रा बताइएगा मुझे। ये तो 110 नेगेटिव ही बन गया, इसका 5.73 बन जाएगा, 5.20 बन जाएगा और 91.10 बन जाएगा। तो यहाँ से एनपीवी एक आपके पास आ जाएगी 7.97 नेगेटिव एनपीवी। क्या ख्याल है, मतलब डिस्काउंट फैक्टर इन पे अप्लाई करके 10% के ये आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। अब ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। आईआरआर निकालने के लिए उसके हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर पॉजिटिव के लिए हमें कम करना पड़ेगा। तो एक पीवी फिर हम निकाल लेते हैं जी एट द रेट ऑफ 5%। ये 110 नेगेटिव वैसे ही रह जाएगा, 5% पे ज़रा पीवी निकालिएगा, ये 6 हो जाएगा, 5.71 हो जाएगा और ये 104.79 हो के पॉजिटिव एनपीवी देगा कितने की, 6.5 की। क्या कहला, इसको आईआरआर में पुट कर दो। आईआरआर क्या होता था, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले की एनपीवी डिवाइड बाय छोटे वाले की एनपीवी। क्या ख्याल है, माइनस बड़े वाले की एनपीवी इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। तो छोटा वाला रेट क्या है आपके पास 5% प्लस उसकी एनपीवी 6.5, उसकी एनपीवी 6.5 माइनस प्लस होके 7.97 और इंटू ये क्या बन जाएगा 5%। यहाँ से आईआरआर की फ़िगर दे दें प्लीज़ मुझे, 7.15% इसके करीब करीब देख लीजिएगा कोई फिगर आएगी। तो केडी भी निकला है आपके पास 7.15%। क्या कह रहा है, इंटू 100 करके प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें। एग्जिस्टिंग वैक कितना बनता है आपका, एग्जिस्टिंग वैक का आंसर दे दें प्लीज़। 14.93% इसके करीब करीब देखिएगा वैल्यू आ जाएगी जी। ये तो हमने निकाल लिया क्या, एग्जिस्टिंग वैक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। उसने हमें कुछ डेटा और भी दिया है और रिक्वायरमेंट क्या कहा है उसने, एग्जिस्टिंग वैक तो 7 नंबर के लिए निकाल लिया। वो कहता है कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू बिजनेस ऑन आईपीएल्स एग्जिस्टिंग वैक, मीन नए बिजनेस का नए वैक के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज्ड वैक ऑन द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, और जो नया वैक आएगा उसका कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट भी बताना है आपको। लेकिन पहले अब नया वैक निकालते हैं। क्या है जी, न्यू बिजनेस। आईपीएल इज प्लानिंग टू सेटअप 1 मोर पैकेजिंग यूनिट, एक नया यूनिट लगाने जा रहे हैं जिसके लिए पैसा चाहिए होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹45 मिलियन विच विल बी फाइनेंस्ड, जिसके लिए 45 मिलियन का फाइनेंस चाहिए। कहाँ से, बाय इशूइंग 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार वैल्यू, जिसके लिए कंपनी क्या करने जा रही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहले इरिडीमेबल थे, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है जिसका रेट कितना है 15%, 100 ईच वाले। द शेयर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years एट ए प्रीमियम ऑफ 20% अबव पार वैल्यू। मीन इसी तरह का डाटा सारा जो हमें यहाँ पे मिल गया। उसका 9% रेट था, इसका रेट कितना है 15% है। उसका प्रीमियम 15% था, इसका प्रीमियम 20% है। वो 3 साल पे था, ये 4 सालों पे है। क्या कह रहा है, 45 मिलियन उसकी बुक वैल्यू है। आईपीएल एस्टिमेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट, और जब कंपनी मोर डेट की तरफ जाती है तो शेयर होल्डर अपना मुंह खोल लेते हैं। क्या कहला है, मोर डिमांड करते हैं जिससे केई इंक्रीज होता है। क्या कहला है, सो आईपीएल एस्टिमेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट द इक्विटी बीटा विल इंक्रीज टू 1.3, और इक्विटी बीटा कितना हो जाएगा 1.3। क्यों, कंपनी जितनी ज़्यादा रिस्की होती है उतना ही शेयर होल्डर डिमांड बढ़ जाती है, मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी इम्पैक्ट आएगा। अब हमें पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकालना पड़ेगी 1.3 बीटा के अकॉर्डिंगली, और इसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही चेंज होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर भी चेंज होगी ना, कि उसके फार्मूला में के ही आता है, तो वो कैलकुलेशन में दोबारा से करना पड़ेगी।
और एक नई फाइनेंसिंग बीच में आ गई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। तो जैसे अभी हमने ये बॉन्ड की कैलकुलेशन की है वैसे इसकी भी कैलकुलेशन होगी। क्या कह रहा है, 4 सालों पे डिस्काउंटिंग होगी और टैक्स का इम्पैक्ट इस पर नहीं लेते। कितना है, 15% रिडीमेबल बॉन्ड है और रिडम्पशन 20% पे होगी। पार वैल्यू कितनी है, 100 है और 45 मिलियन उसकी कॉस्ट है। तो आ जाएं आप इसकी तरफ चलते हैं, क्या है पार्ट बी की तरफ आ जाएं। पहले हम के ही कैलकुलेट करते हैं, पार्ट बी न्यू वैक हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और न्यू वैक कैलकुलेट करने के लिए डेटा यही रहेगा, फार्मूला दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस चीज़ें पुट करेंगे जिसके अंदर इक्विटी ऑब्वियसली चेंज होगी, इक्विटी हमारी जो है वो चेंज होगी, प्लस हमारा ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। वो कितना था, 37,740 इंटू रेट कितना था 10.81%। रिडीमेबल जो हमारे पास बॉन्ड था वो वैसे के वैसा ही रहेगा, 33,220 रेट कितना था 7.15%। और प्लस हमारे पास अब नया जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी प्लस 37,740 प्लस 33,220 और प्लस नया वो आ जाएगा, इंटू हम 100 करेंगे तो हमारे पास नया वैक आ जाएगा। क्या कह रहा, बाकी हम वर्किंग इसके नीचे कर लेते हैं। पहले के ई दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। जी आर एफ हमारा कितना था, 9% ही था, बीटा अब 1.2 की बजाय कितना हो गया है 1.3। रिस्क प्रीमियम कितना था हमारा 5%। तो प्लीज़ मुझे के ई दोबारा कैलकुलेट करके दे दें, कितना बना 15.5%। क्या कह रहा है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अब हम चलते हैं। जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो क्या फार्मूला था, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। तो डी हमारा वही था कितना 16.8 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना था 11.843%। लेकिन के ई हमारा अब 15 की बजाय 15.5% हो गया, माइनस के जी कितना है 11.843%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से आंसर दे दें, कितना बना 513.8 पर शेयर। तो शेयर थे हमारे पास सर कितने 140, तो हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू 5158,552 5158,552 5158,552। सो 5158,552 इंटू के ई कितना है 15.5%। सो 5158,552। क्या कहला, पहले कितना था 59,75570, अब कितना हो गया है 5158। मीन रिड्यूस हो गई है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए जी अब हमें क्या करना है, वो जो नया प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आया उसकी पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, क्या कहला है, वो तो सेम ही रहेगी ना 45,000, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। क्या कहला है, सो वो तो आ गई जी सेम 45,000, लेकिन अब हमें उसका के डी निकालना पड़ेगा। चलिए जी के डी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम जो है वो निकालने जा रहे हैं। ठीक हो गया, के डी ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे जी, ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है और ईयर 4 है। और उसका जो इनिशियल हमने लेना है वो कितना है, हाँ जी 100 ही है। क्या कहला है, और इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर कितना है 15, कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता प्रेफरेंस शेयर्स पे प्लीज़। और रिडम्पशन उसकी होनी है कितने पे 20% पे, कितने पे 120 पे। तो आपके पास जो कैश फ्लोज आ गए वो कितना आ गया 100 नेगेटिव 15 15 15 और ये कितना आ गया 135। तो पहली पीवी हम लेते हैं एट दी रेट ऑफ 10%। तो प्लीज़ ये 100 ही रह जाएगा। इसको 10% के डिस्काउंट फैक्टर पे मल्टीप्लाई करके मुझे फिगर दें कितनी 13.5
13.655 क्या कहला, नेक्स्ट फिगर दे 13.635, नेक्स्ट फिगर 12.39, 11.27 एंड 92.21। तो यहाँ से NPV आ गई कितनी 29.5 पॉजिटिव NPV। अब नेगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है। और अच्छी खासी है तो PV एट द रेट ऑफ 20% हम ले लेते हैं जी। ये 100 नेगेटिव वैसे ही रहेगा। आगे देखिएगा कितना 12.5, 10.42, 8.68, 65.10। तुम्हारे पास नेगेटिव NPV आ गई कितनी 3.3। तो IRR के फार्मूला में आप पुट कर दें, फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा, छोटा वाला रेट कितना है 10% प्लस उसकी NPV 29.5, उसकी NPV और माइनस माइनस प्लस 3.3 इंटू 10%, 20 माइनस 10। तो प्लीज़ मुझे IRR दे दें, कितना बना, कितना 18.9%, 18.9%। इसके करीब करीब देख लीजिएगा फिगर बन जाएगी। तो ये पुट कर दें यहाँ पे 18.9%। तो प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें, कितना 15.44%। क्या ख्याल है। वैक पहले कितना था 14.93%, अब कितना हो गया 15.44%। तो कंक्लूजन हम क्या देंगे, वैक का इंक्रीज होना मीन कंपनी का रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज होना, और कंपनी का जब रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज होता है मीन अब कंपनी को शेयर और डेट होल्डर को खुश रखने के लिए इतना कमाना है, पहले इतना कमाना था, क्या ख्याल है। तो इससे आपके इन्वेस्टर थोड़े से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। इससे मार्केट वैल्यू आपने एक तो देखा इक्विटी ऑलरेडी कम हो गई, तो बाकी डेट जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, दिस इंक्रीज इन वैक फ्रॉम कितना 14.93% टू 15.44% will reduce the market value of company equity, debt and preference share in future। ये आपने इम्पैक्ट भी बता दिया, क्या कहना जी। ये हमारे पास एक पेपर था स्प्रिंग 2023 का, वैक का अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेंथी था। NPV का इजी क्वेश्चन था, फॉरेक्स का इजी क्वेश्चन था, और ये तीनों क्वेश्चन पेपर पास करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। जिनके ये 3 क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट हो गए, पेपर पास हो गया। हाँ, जो यहाँ पे फंसे हुए अभी ये न्यूमेरिक एरिया ही अच्छा नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे, तो वो फिर पेपर पास नहीं करेंगे जी। स्प्रिंग 23 अब आगे सिलेबस चेंज हो रहा है। चैप्टर 7, 8, 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 17, ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।